प्रदीप जी एक बहुत ही विख्यात और अनुभवी योगा थेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी थेरेपी के बल पे कई कैंसर पेशेंट को भी ठीक किया है। वो आज हमारे साथ हैं, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे वो, और कुछ क्रियाएं भी हमें कराएंगे। अपनी योगिक क्रियाओं के बल पर ही उन्होंने कई कैंसर पेशेंट्स को भी ठीक किया है। और आज की जो कोरोना महामारी के समय में प्राणायाम विधियों द्वारा कोरोना पेशेंट्स को भी ठीक करने में सक्षम रहे हैं वो। हम चाहते हैं कि वो हमें भी कुछ क्रियाओं का अभ्यास करवाएं। स्वागत है प्रदीप जी आपका, बहुत बहुत स्वागत। हरिओम सर, आप म्यूट हैं सर। सर आप म्यूट हैं, पहले अनम्यूट कीजिए। प्रदीप सर। प्रदीप जी आप म्यूट हैं, आपका माइक नहीं चल रहा। ठीक है जी जी। हाँ, चलिए पहले हम श्वास की क्रिया को जानने के पहले ये हम जान लें कि हम भी भारतीय योग संस्थान से पहले से जुड़े हुए हैं। हमारा भी भारतीय योग संस्थान से करीब 4 साल खूब बढ़िया नाता रहा है और हम गुड़गांव सेक्टर 4 का केंद्र प्रमुख हुआ करता था। और कोई समय था कि जब गुड़गांव में कंपटीशन हुई थी जिसमें 6 राउंड हुआ था, मैं फर्स्ट आया था गुड़गांव का। और मुझे भारतीय योग संस्थान ने एक किताब भी गिफ्ट में दिया है, एक सर्टिफिकेट भी दिया था। उसके बाद हमने 1 साल का डिप्लोमा किया भारतीय विद्या भवन से। और फिर 2 साल एमए का कोर्स कर लिया योगा एंड लिविंग साइंस में। ठीक है, इसके बाद हमारा भारतीय योग संस्थान से नाता अलग हो गया, छूट गया वहां से। सेवा अभी भी चल रही है हमारी, लेकिन अब थोड़ा दूसरी रूट पे हो गई है। जो ज्यादा बीमार है, जिनको मतलब दवाइयां से ठीक नहीं हो पा रही है, वो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो हाँ, तो हम भी भारतीय योग संस्थान से ही हैं। 4 साल खूब बढ़िया नाता रहा है और खूब हम भारतीय योग संस्थान में 3-3, 4-4 दिन रह करके पूरी ट्रेनिंग लिए हैं। कुंजल है, शंख प्रचालन है, जल नीति है, रबड़ नीति है, सूत्र नीति है, चाहे और जो थ्योरी का भी बहुत कुछ, त्राटक है, इन सब चीजों का मैं वहां जाकर के ट्रेनिंग भी ले पाया हूं। आज मैं जो बताने जा रहा हूं कि थोड़ा श्वास की प्रक्रिया को हम बेहतर कैसे करेंगे। आज श्वास की जिनको लेवल गिर जाती है, खासकर उनके लिए ही थोड़ा सा है, 4 तरह की हम श्वास की प्रक्रिया को करके बेहतर बना सकेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि श्वास को जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा स्टमक की मांसपेशियां बाहर जाएगी। इसे पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि जब हम श्वास इनहेल करेंगे तो हमारी स्टमक की मांसपेशियां बाहर जानी है। श्वास जब एक्सहेल करेंगे तो स्टमक की मांसपेशियां को अंदर लेना है। ये जनरल आदमी की उल्टा श्वास लेते हैं, इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहला यही ध्यान देना है। उसके बाद श्वास थोड़ा सूक्ष्म रखनी है और लयबद्ध रखनी है। दीर्घ भी रखनी है, सूक्ष्म, दीर्घ और लयबद्ध। और स्टमक प्रॉपर अंदर बाहर होगा। 3 तरह से हमारे शरीर पे प्रभाव पड़नी है। एक को उदरीय श्वास बोलते हैं, दूसरे को वक्षीय श्वास बोलते हैं, तीसरे को हम स्कंधीय श्वास बोलते हैं। तो हमें तीनों चीज प्रभाव में होनी। जब श्वास हम इनहेल करेंगे तो हमारा इनहेल करने के साथ पहले स्टमक बाहर होगा, लंग्स थोड़ा अंदर से फूलेगा और शोल्डर ऊपर उठेगा। जब हम श्वास एक्सहेल करेंगे तो हमारा शोल्डर पहले नीचे होगा, लंग्स थोड़ी सिकुड़ेगी और लास्ट में स्टमक को अंदर खींचेंगे। तो ये प्रक्रिया हो गई अपनी श्वास की सिंपल, कि ये जब भी हम श्वास भरें और निकालें तो ये 3 चीज प्रभाव में रहेगी। और अभी खास करके जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या है कि जैसे हम तकिया को ले लिए
तो हमें अपने नाभि से नीचे रखनी है इसे। जैसे हम यह इस तकिए को यहां लगा लिए, इस तरह से नाभि के नीचे लगा करके हाथ को हम नॉर्मल ऐसे ले लिए, ठीक है, और पांव को पीछे खोल दिए। पांव बिल्कुल अलग अलग रहेगा, 1.5-2 फुट की दूरी पांव में बनाए रखेंगे। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और अपना ध्यान नोस्ट्रिप पर ले आएंगे। श्वास को इनहेल करते और एक्सहेल करते हमें देखना है, मन की आंखों से देखना है। तो हम इस तरह से आंखें बंद करके सिर्फ श्वास को अभी देखते हुए हम धीरे धीरे पहले एक्सहेल करना है। हमेशा श्वास की प्रक्रिया स्टार्ट करने से सबसे पहले श्वास को एक्सहेल करना है। तो हम धीरे धीरे एक्सहेल कर लेंगे। अब यहां स्टमक अंदर बाहर कितना हो रही है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे जो रोगी हैं, बट जो नॉर्मल आदमी यदि अभ्यास करेंगे तो उसको ध्यान रखेंगे कि श्वास जब एक्सहेल कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा स्टमक की मांसपेशियां अंदर की ओर खींचना है। जब धीरे धीरे इनहेल करेंगे तो स्टमक की मांसपेशियां बाहर जाए, और ऐसे करके हम 10 श्वास लगभग ले लेंगे। यहां 10 श्वास को बढ़िया से ले लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर डालेंगे हम, इस तरह से ऐसे रख करके। यह पुनः फिर से इस पोजीशन पे आ जाएं, ऐसे आ जाएं, ऐसे आ जाएं, जैसे उनको कंफर्टेबल फील हो, लेकिन हमारा चेस्ट उठा रहे। तो इस तरह से हम रख करके कंफर्टेबल फील करेंगे, पांव को बिल्कुल ढीला रखते हुए। फिर से हम 10 श्वास इनहेल एक्सहेल कर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ बैठ जाएंगे नॉर्मल रूप से, जैसे भी बैठते हैं हम, पद्मासन सुखासन जैसे भी आए। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम करनी है। हर कोई जानते हैं अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम, आप लोग भारतीय योग संस्थान से जुड़े हैं, मालूम होगा। हमें एक लंबा श्वास लेना है, लंबा एक्सहेल करना है, ये ध्यान रखना है। बट क्या करना है, जब श्वास इनहेल करेंगे तो थोड़ा इनहेल किए, 2 सेकंड ब्रेक होल्ड कर दिए, पुनः फिर लिए होल्ड किए, फिर लिए होल्ड किए। हम बीच में 3 बार 2-2 सेकंड के होल्ड करके पूरा श्वास इनहेल करेंगे, और उसी प्रकार से श्वास थोड़ा एक्सहेल करेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे 2 सेकंड, पुनः एक्सहेल करेंगे 2 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे 2 सेकंड होल्ड करके पूरा एक्सहेल करेंगे। जो रोगी रहेंगे वो श्वास को होल्ड नहीं करेंगे, लेकिन जब नॉर्मल अभ्यास करना होगा तो इस प्रकार से होल्ड करते हुए ले जाएंगे पूरा, और अपने कैपेसिटी के अनुसार होल्ड भी करेंगे। पुनः धीरे धीरे जब एक्सहेल करते हुए आएंगे तो पूरी एक्सहेल होने के बाद होल्ड भी करेंगे, ठीक है। ये दूसरी श्वास की प्रक्रिया होगी। इसे 5 बार भी ले लेंगे तो काफी है। हरिओम सर। हरिओम जी। सर एक बार हमें अभ्यंतर आक्षेपी का अभ्यास करा दीजिए। हाँ, एक बार 4 श्वास है, बस 4 को बता करके अभ्यंतर आक्षेपी बता लेंगे। ठीक है सर। ये हो गई अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। इसके बाद हमें क्या करनी है कि गहरा और लंबा श्वास लेनी है। अभ्यंतर आक्षेपी के बाद अब क्या करना है, होल्ड नहीं करना है बीच में, एक ही जितनी क्षमता है पहले श्वास को एक्सहेल करेंगे, मैक्सिमम स्टमक को अंदर खींच लेंगे, होल्ड नहीं करेंगे यहाँ। पुनः धीरे धीरे इनहेल करेंगे, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना दूर तक ले जाएंगे। इसे हम कम से कम 10 श्वास ले लेंगे ऐसा। एक्सहेल, इनहेल, एकदम आराम से हाथ को यहाँ रख लिए, स्पाइन को सीधा कर लिए, शरीर को ढीला कर लिए, आंखें बंद कर लिए, और ध्यान को श्वास पे रखते हुए अपनी अपनी के अनुसार पहले श्वास को एक्सहेल कर दिए, होल्ड बिल्कुल नहीं करना है, धीरे धीरे इनहेल श्वास लेकर के फिर हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। सर ये मुंह से करेंगे या नाक से करेंगे ये? सर श्वास इनहेल तो हमेशा नासिका से ही करनी है, निकाल सकते हैं मुंह से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमेशा नासिका से ही श्वास लेनी है। तो ये दूसरी स्टेप हो गई। इसके बाद हमें करना है कपालभाति।
जो जिनको ऑक्सीजन लेवल गिरी है वो कपालभाति मात्र 10 टाइम्स करेंगे, 10 बार करेंगे। ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, आराम से बैठ गए और इनको बीच में गैप देना है, थोड़ा होल्ड कर करके मारना है, स्पीड में स्ट्रोक को नहीं मारनी है। और जब 10 टाइम्स ये लगा लेंगे स्ट्रोक, तो पांव को खोल देंगे और दोनों हाथ पीछे ले लेंगे, इस तरह से ऐसे रेस्ट कर लेंगे। हमारा ये पूरा सीधा चाहिए, यहां से थोड़ी सी पीछे की ओर कर डालेंगे ये, और हम नॉर्मल श्वास इनहेल एक्सहेल कर लेंगे 1-2 मिनट। और यदि लगे उनको कंफर्टेबल फील है यहां, तो यहां इसी पोजीशन पे कपालभाति कर लेंगे। या दस श्वास ही 10 स्ट्रोक लगा करके वो रेस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे जो रोगी हैं। बाकी जो रोगी नहीं है तो ये इतना ही लेनी है। उनको पहले लेट करके नाभि के नीचे पिल्लो लगा करके स्टैंड बना करके 10 श्वास इनहेल एक्सहेल कर लेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, पुनः थोड़ा देर के बाद फिर से 10 श्वास ले लेंगे। उसके बाद अभ्यंतर आक्षेपी कर लेंगे, उसके बाद गहरा लंबा श्वास ले लेंगे और उसके बाद कपालभाति कर लेंगे। ये 4 श्वास की प्रक्रिया यदि हम हर 2 घंटे या 3 घंटे पे कर लें तो हमारा श्वास की चाहे जितना भी लेवल नीचे आ गई है, यदि करने की स्थिति में है 85 तक तो हम दिए हैं, जिनको बहुत ही जल्द एक दिन में ही 90 तक आ गई है और दूसरा दिन फिर 93 पर आ गए। 93 पर जाकर के स्टेबल हो जाती है, उसके बाद फिर हमें थोड़ी और प्रक्रिया बदलनी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे और पहले दोनों हाथ सामने लेंगे, श्वास को एकदम धीरे धीरे इनहेल करेंगे, दोनों हाथ को खोलते जाएंगे, एकदम धीरे पूरा श्वास यहां तक भर जाएगा, यहां होल्ड करेंगे और थोड़ी सी चेस्ट को पीछे किए, पुनः श्वास एक्सहेल करते वापस आ गए। धीरे धीरे मुंह से भी निकालते हुए वापस ला सकते हैं और पुनः फिर जब भी श्वास इनहेल करेंगे आंखें बंद कर लेंगे, ध्यान अपने नोस्ट्रिल पर रखेंगे तो श्वास लंबा हो जाएगा और सूक्ष्म भी हो जाएगा। स्टमक को बाहर यहां भी करनी है, धीरे धीरे हम स्टमक को प्रेस करते हुए हाथ को खोलते जाएंगे, 180 डिग्री पे आ जाएगी हाथ, थोड़ा यहां होल्ड कर लेंगे और चेस्ट को पीछे किए, श्वास एक्सहेल करते वापस आ गए। इसको हम 2 बार 3 बार भी करें तो काफी है। उसके बाद हम डायगोनली श्वास लेंगे। अब यहां से हाथ को श्वास इनहेल करते हुए इस तरह से उठाएंगे, ऐसे डायगोनली खींच लेंगे और डायगोनली थोड़ा सा सेकंड 2-3 सेकंड होल्ड करेंगे, पुनः डायगोनली ही श्वास एक्सहेल करते वापस लेकर आ जाएंगे और दूसरी बार दूसरी तरफ डायगोनली श्वास इनहेल करते लेकर जाएंगे और पुनः श्वास एक्सहेल करते वापस लेकर आ जाएंगे। ये सब 3-3 बार भी कर डालेंगे तो काफी है। उसके बाद दोनों हाथ को हम इस तरह से समानांतर ले लेंगे, एकदम पैरेलल रखेंगे और जैसे लगता है कि कोई स्प्रिंग खींचते हैं उस तरह से धीरे धीरे हम श्वास को इनहेल करते हुए से खींचते हुए लेकर जाएंगे। यह समानांतर पूरी आई, यहां थोड़ा सा होल्ड कर लिए, जिस गति से हम श्वास इनहेल करके ले गए उसी गति से धीरे धीरे हम मुंह से भी एक्सहेल करते हुए इस तरह से लंग्स को सिकोड़ लेंगे, स्टमक को अंदर ले लेंगे और पुनः फिर धीरे धीरे भरते हुए स्टमक को थोड़ा बाहर की ओर लेते हुए हम इस तरह से आ जाएंगे और पुनः फिर धीरे धीरे इसे 5 टाइम्स हम रोज का अभ्यास रखें। यहां स्टमक को सिकोड़नी है, लंग्स को भी सिकोड़नी है, पुनः धीरे धीरे स्टमक बाहर लंग्स बाहर, थोड़ा होल्ड करेंगे, यहाँ 2-4 सेकंड भी हम होल्ड करेंगे। तो इस प्रकार से हम 5 श्वास ले लेंगे। इसके बाद क्या करनी है,
जो नॉर्मल आदमी है। अब हमें यही करनी है लेकिन फास्ट करनी है, समान गति रखेंगे। ये जब श्वास निकालेंगे तो मुंह से निकालेंगे, स्टमक को अंदर लेंगे और फिर हम पांव को ऐसे खोल करके यहां रिलैक्स कर लेंगे। आंखें बंद कर लिए, नॉर्मल सा शरीर को ढीला छोड़ दिए, पांव को भी ढीला छोड़ दिए, ये यहां से यहां को सीधा रख लिए, थोड़ा सा हाथ पीछे लेकर के नॉर्मल रुक गए हम थोड़ा देर। बस थकान भी दूर हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इतना नॉर्मल है कि हर कोई कर सकते हैं। इसके अलावे बहुत सारी श्वास की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए खड़े होकर के है, बैठ करके भी और है। एक दो और चाहे तो हम एक दो और दे देते हैं कि ऐसे ही बैठे हैं, दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप लिए, यहां श्वास इनहेल करते धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाइए, यहां लाकर थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए, 2-3 सेकंड भी होल्ड कर देंगे, पुनः हाथ को पलटेंगे और श्वास एक झील करते धीरे धीरे वापस ले आएंगे। यह पुनः फिर हाथ पलट लेंगे और श्वास इनहेल करते हुए हम धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, धीरे धीरे स्टमक भी बाहर जाएगी, यहां थोड़ा सा होल्ड करनी है और पुनः फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। इसे 5 टाइम्स करनी है। उसके बाद इसकी दूसरी विधि क्या है, ऐसे ही रखनी है, श्वास इनहेल करेंगे, धीरे धीरे अपने चेस्ट की ओर लाएंगे, यहां थोड़ा सा रोकेंगे, हाथ को समानांतर रखेंगे लगभग, और पुनः इसे पलटते हुए धीरे धीरे श्वास एक झील करना है, पुनः फिर हाथ को पलटिए और धीरे धीरे श्वास इनहेल करते हुए हम यहां ले आएंगे, पुनः श्वास एक झील करते धीरे धीरे हम वापस लेकर चले जाएंगे और पुनः फिर श्वास इनहेल करते। इसे भी हम 5 टाइम्स का अभ्यास रख सकते हैं। इसके अलावा एक है हाथ को पीछे करके, पहले इसी तरह से हाथ को रखेंगे और धीरे धीरे एक झील करते हाथ को ऊपर लेना है और इनहेल करते धीरे धीरे नीचे लाना है, यहां होल्ड करेंगे थोड़ी सी और पुनः फिर हाथ को पलट दिए, एक झील करते ऊपर लेकर चले गए, इनहेल करके नीचे लेकर के आएंगे और एक झील करके ऊपर लेकर जाएंगे। ये इतना नॉर्मल है। और एक चीज और करेंगे जिससे हमारा लंग्स, स्टमक और कटी प्रदेश तीनों प्रभाव में आ जाएगी। बीच में श्वास इनहेल करेंगे, इधर निकालना है, फिर इधर से हम इनहेल करते आएंगे और इधर निकालना है। ऐसे हाथ को पकड़ेंगे, थोड़ा हाथों को प्रेस करेंगे, जैसे बीच में इनहेल करनी है, राइट भी एक झील, लेफ्ट भी एक झील, हाथों से थोड़ा ऐसे प्रेस करनी है, ऐसे प्रेस करनी है, इधर से प्रेस करेंगे, इधर से प्रेस करेंगे, तो थोड़ा हमारा लंग्स की भी, लंग्स में क्या होती है, यदि इन्फेक्शन हो जाती है तो लंग्स में जो बारीक बारीक होल है उस होल में मुकस से बंद हो जाती है होल, तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। और श्वास को हम जब इनहेल करेंगे तो स्टमक को क्यों बाहर लेंगे, क्योंकि हमारा लंग्स जो है नीचे डायाफ्राम पे रखा हुआ है और ऊपर ये हंसली से टच है, और हमारा लंग्स की बनावट ऐसी है, बिल्कुल सॉफ्ट है, स्पंज की भांति है। तो जब हम श्वास लेते हैं, यदि हम स्टमक को बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारा डायफ्राम क्या है, स्टमक को फैलने नहीं देगा, और जब श्वास लेंगे तो हमारी थोड़ी सी शोल्डर भी उठनी है, नहीं तो हमारा फेफड़े का क्या है, इस वाले हंसली से टच है और नीचे हमारा डायफ्राम पे रखा हुआ है। तो श्वास इनहेल करते डायफ्राम नीचे चल जाएगी और लंग्स थोड़ी सी शोल्डर ऊपर उठ जाएगी, तो लंग्स की पूरी कैपेसिटी जितनी है वो ढीलापन में आ जाएगा, और धीरे धीरे लेंगे तो उसके एक एक बारीक बारीक होल में श्वास धीरे धीरे जाएगा और पुनः धीरे धीरे निकलेगा, तो जो होल बंद भी हो गई है वो धीरे धीरे फिर खुल जाएगा। तो हम इस विधि से
इतना बैठ करके भी हम श्वास की क्रिया कर सकते हैं। बाकी इसके अलावे बहुत कुछ खड़ा होकर के है, तो कभी बाद में उसे हम एक आध बार और कभी जोड़ेंगे, तो मैं खड़ा होकर के कितनी तरह से ले सकते हैं वो कर लेंगे। ठीक है सर, आप हमें अभी थोड़ा सा टाइम है आपके पास, तो बैठ के हाँ। कुछ अभ्यास करा दीजिए जिससे कि हमें याद हो जाए। हाँ, तो अभ्यंतराक्षेपी का अभ्यास करना है। इसमें नॉर्मल रूप से हम दो पद्मासन, सुखासन जैसे भी आ जाए, कंफर्टेबल जैसे फील करें। और जी सर। हाँ, सर एक मिनट सर, आप पूरी प्रक्रिया बताइएगा, क्योंकि कई लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो कि हाँ। भारतीय योग संस्थान से नहीं है, नए लोग हैं, तो आप हाँ। पूरी प्रक्रिया बताइएगा। धन्यवाद सर। हाँ, इसमें हम पूरी प्रक्रिया ही ये जो अभ्यंतराक्षेपी है, ये नॉर्मल रूप से जैसे भी कंफर्टेबल होकर के बैठ सकते हैं। बैठ लेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, कमर गर्दन हमारा सीधा चाहिए, शरीर में कोई तनाव न हो, एकदम नॉर्मल कंफर्टेबल फील करेंगे। दोनों हाथ से घुटने को पकड़ सकते हैं या ज्ञान मुद्रा भी रख सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल फील हो। आंखें बंद कर लेंगे, अपना ध्यान को श्वास पर लेकर आ जाए, और पहले हमें श्वास को एक्सहील करनी है। नॉर्मल रूप से ऐसे ही एक्सहील कर देंगे, स्टमक को अंदर ले लेंगे, थोड़ा अंदर खींच लेंगे इसे शक्ति लगाकर। और अब धीरे धीरे हम इनहेल करेंगे, थोड़ा सा इनहेल करिए, 2 सेकंड ब्रेक दे दीजिए, होल्ड दीजिए, ब्रेक नहीं होल्ड। पुनः फिर थोड़ा सा इनहेल करिए, 2 सेकंड होल्ड करिए, पुनः फिर थोड़ा सा इनहेल करिए, होल्ड करिए 2 सेकंड। और अब आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना भर डालिए। यहां 4-6 सेकंड रुकिए, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार थोड़ा रुक जाएंगे, और पुनः सेम स्थिति, श्वास को थोड़ा निकालिए, 2 सेकंड रुकिए, फिर थोड़ा निकालिए, 2 सेकंड होल्ड करिए, फिर निकालिए, 2 सेकंड होल्ड करिए, और पूरा निकाल दीजिए जितनी आपकी शक्ति है। स्टमक फिर अंदर ले लीजिएगा, और इसी प्रकार से फिर इसको रिपीट करिए। श्वास थोड़ी सी इनहेल, स्टमक भी बाहर होता जाएगा, 2 सेकंड होल्ड, पुनः इनहेल, थोड़ा और स्टमक बाहर जाएगा, 2 सेकंड होल्ड, फिर भरेंगे, 2 सेकंड होल्ड, और पूरा भर के अब जब भर लिए तो ये कंफर्म हो जाइए कि हमारा स्टमक बाहर, लंग्स बाहर, शोल्डर भी ऊपर थोड़ा उठी हुई है। और तब 4 सेकंड 6 सेकंड रुकिए वहां, और फिर से निकालते लाइए धीरे धीरे। हमें श्वास फिसले ना, हमें उसे अपने हिसाब से निकालना है, जैसे हम भरे हैं। एक चीज अनुभव की है मैंने सर, कि जब हम पूरी सांस भर लेते हैं पूरी, हाँ, तो हमारा स्टमक बाहर नहीं जाता, फिर तो हमारा स्टमक अंदर पिछड़ जाता है पूरी सांस हाँ, भरने के बाद। हाँ, यही सबसे बड़ी कमी हो जाती है कि हमें लंग्स की कैपेसिटी को हम बढ़ा ही नहीं पाते हैं। इसलिए श्वास की, जिसको हम सम्यक श्वास बोलते हैं, तो उचित ढंग से श्वास लेने की विधि, इसमें हमेशा अभ्यास थोड़े दिन करेंगे हम, कि श्वास निकाल करके स्टमक को अंदर खींच लेंगे, और जब भरेंगे तो इसे हम थोड़ा प्रेस करेंगे बाहर की ओर। ये सिंपल है कि हमारा डायफ्राम जो है, श्वास तो पेट में जाएगा नहीं, श्वास हमारे फेफड़े में ही आनी है। लेकिन जब फेफड़ा भरेगा, जैसे बैलून फूलेगा, जब हवा भरेंगे तो बैलून फूलेगा, तो जब फेफड़ा फूलेगा तो डायफ्राम नीचे जाएगा, तो पेट बाहर जाएगा। और हम क्या करते हैं, जब श्वास भरते हैं तो पेट अंदर ले लेते हैं, डायफ्राम ऊपर उठ जाती है, तो हमारी लंग्स फैल नहीं पाती है, तो हमारी श्वास क्या होती है, अंदर आती है और जल्दी से बाहर निकल जाती है। धीरे धीरे हमारा श्वास छोटा हो जाता है। इसलिए एकदम कंफर्म होकर के श्वास को पहले निकालिए, स्टमक को थोड़ा अंदर खींचेंगे, श्वास भरिए, स्टमक को बाहर निकालिए। थोड़ा दिन लगेगा, ये 10-5 दिन अभ्यास करेंगे तो आपको नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है सर? सर एक चीज पूछनी थी कि हाँ? जो हमें श्वास भरेंगे तो दोनों नासिकाओं से भरना है या दाएं या बाएं से, कुछ ऐसा? नहीं, अभ्यंतराक्षेपी में दोनों से भरेंगे और दोनों से ही निकालेंगे। ठीक है सर। हमें ध्यान अपने श्वास पे रखना है, और 2-2 सेकंड ब्रेक होल्ड करते हुए
ऊपर ले जाएंगे। एक ही श्वास रहेगा, वो श्वास ब्रेक नहीं होना है, लेकिन होल्ड कर करके भरना है, होल्ड कर करके निकालना है। जिनकी अभ्यास रहेगी वो तो बढ़िया से कर लेंगे, जिनकी अभ्यास नहीं रहेगी वो श्वास होल्ड करने के बाद उनकी श्वास फिसल जाएगी, वो जल्दी निकल जाएगी। तो थोड़ा दिन अभ्यास करेंगे तो फिर इस प्रक्रिया में बढ़िया आ जाएंगे। ये आपको गहरे लंबे श्वास लेने में भी हेल्प करेगा। हरिओम सर जी। हरिओम सर जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आपने अभ्यास सारे बताए हैं, क्या अस्थमा पेशेंट भी ये सारे अभ्यास कर सकते हैं? हाँ हाँ, उनके लिए दी बेस्ट है, बहुत ही अच्छा अस्थमा के लिए तो है। उनको श्वास होल्ड नहीं करना है सिर्फ। जी सर। हाँ, उनको कोई भी श्वास होल्ड नहीं करेंगे, अभ्यंतर में भी नहीं होल्ड करेंगे, बीच में होल्ड 2-2 सेकंड करेंगे, लेकिन लास्ट में होल्ड नहीं करेंगे। जी सर, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी प्रकार की कुछ भी है शंका किसी भी योग से रिलेटेड, तो 5 मिनट का है टाइम, अभी मैं फिर कहीं और जुड़ जाऊंगा। सर एक बात पूछ कि हाँ। अगर हम श्वास को पूरा भरते हैं, पेट फुलाते हैं, तो हाँ। हल्का सा दर्द महसूस होता है, तो उसमें इसका मतलब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है या ठीक है? देखिए, हमारी क्या होती है, जब अभ्यास नहीं रहती है तो जब हम श्वास पूरा भरते हैं तो थोड़ी सी मांसपेशियां खिंचती है। हाँ। जो ठीक है कि हमारी प्रक्रिया बढ़िया है, वो खिंचाव आ रही है, वहां तक ऑक्सीजन जा रही है, थोड़ा फैल रही है। हाँ जी, धीरे धीरे करेंगे, अपनी कैपेसिटी का हमेशा ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती फर्स्ट दिन ही पूरा खींच डालें, थोड़ा नॉर्मल से लेते हुए 2-4 दिन नॉर्मल अभ्यास करके फिर इसकी कैपेसिटी को बढ़ानी है। जी, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब पेट में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मांसपेशियां क्या होती है, स्टीफ जब रहती है तो धीरे धीरे सिकुड़ी हुई रहती है, उस धीरे धीरे फैलेगी तो थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा स्टमक में भी, थोड़ा लंग्स में भी खिंचाव सी हो रही है, हल्की सी पेन सी हो रही है। ऐसा होता है, शुरू होगा, वो कुछ दिन में फिर नॉर्मल हो जाएगा। जी, थैंक यू सर। और कोई कुछ जानना चाहते हैं? ठीक है, बाकी कभी और कभी रखिए, तो मैं कभी और जुड़कर कुछ और चीजें जानना चाहेंगे, आसन प्राणायाम के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और कुछ कोई डिजीज है कि नहीं को, तो डिजीज में क्या क्या आसन कर सकते हैं हम, कितना देर कर सकते हैं, कुछ भोजन के बारे में जानना चाहें, तो इन सब चीजों को कभी नॉलेज ले सकते हैं। हमारी ध्यान क्यों नहीं लगती है, चित्त क्या है, तो इन सब मन को कैसे हम एकाग्रता, व्यग्रता से एकाग्रता में कैसे बदल सकते हैं, मन का क्या काम है, क्या क्या चीजों पर ध्यान रखनी है जिससे हम मेडिटेशन अच्छी तरह से कर सकें। तो इन सब चीजों को कभी भी रख सकते हैं, जिसे डिटेल जानकारी जब तक हासिल नहीं रखेंगे, आप योग में गहराई से उतर पाना बड़ी मुश्किल होती है। हमें अपने सिस्टम, जो हमारे बॉडी में कितनी ग्लैंड्स है, कितने सिस्टम है, उन सारे सिस्टम को, बॉडी पार्ट के फंक्शन को भी जानना होगा। जब तक हम बॉडी पार्ट के फंक्शन को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, तब तक हम योग को अपने ऊपर अच्छी तरह से नहीं उतार सकेंगे। तो हमें योग में गहराई से उतरने में इन सब चीजों को जानना होगा। आपको जितनी भी प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रही है, उससे क्या क्या अंग प्रभाव में आ रही है, इन सब को जानकारी धीरे धीरे आपको लेना होगा और रखना होगा। तभी आप दूसरे को भी दे सकते हैं और अपने ऊपर इसका लाभ पूरा ले सकते हैं। कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन से रिलेटेड हो, प्राणायाम से रिलेटेड हो, या फिर आसन से रिलेटेड हो, या कोई डिजीज से रिलेटेड हो, तो 2-3 मिनट और है, फिर 6:30 से हम फिर कहीं और जुड़ जाएंगे। एक्चुअली कुछ लोग रोगी ही हैं, उनको देते हैं। कुछ फर्टिलिटी से भी रिलेटेड लोग हैं, जिनको पीसीओडी भी है, वैसे लोग को क्या करें, कौन से आसन दें। हरिओम सर। हरिओम जी। सर, आप ये बताएं कि जैसे हार्ट पेशेंट्स भी सारे प्राणायाम कर सकते हैं जो आपने बताए? हार्ट पेशेंट कर सकते हैं, इसमें से सारे कर सकते हैं, लेकिन वो श्वास को कहीं होल्ड नहीं करेंगे। कपालभाति भी वो 10 टाइम्स ही कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि वो कपालभाति 20, 30, 40 स्ट्रोक लगा देंगे।
बहुत नॉर्मल ढंग से थोड़ा होल्ड कर करके लगा सकते हैं। इसके अलावे वो भ्रामरी ऐड कर सकते हैं या महाप्राण ध्वनि ऐड कर सकते हैं। ऐसे महाप्राण ध्वनि और भ्रामरी हर कोई ऐड कर सकते हैं जो हमारे ब्रेन को वाइब्रेट करता है, जिससे कि हमारी हाइपोथैलेमस हो, पीनियल हो, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, वो प्रभाव में रहती है, जिसके वजह से हमारी और जो ग्लैंड्स है उसकी फंक्शन अच्छा हो जाती है। जी सर। तो इसमें भ्रामरी ऐड कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। हर्ष जी। जी, धन्यवाद प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत चलिए, कीमती समय में से हमें समय देने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि हाँ। अगला सत्र थोड़ा सा बड़ा रखवाया जाए, जिससे हाँ। हम भी इससे हाँ, अच्छे अगला बड़ा रखेंगे तो थ्योरी समेत जान सकते हैं, अपना सिस्टम के बारे में जान सकते हैं, अपने ग्लैंड्स के बारे में जान सकते हैं, अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, मेडिटेशन के बारे में जान सकते हैं, प्राणायाम के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम बहुत पावरफुल है। कहता है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति ही विच्छेद, और श्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम है। बट किस तरह से रोकना, हम अधूरा नॉलेज ना रख करके इसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल साइंटिफिकली सब कुछ है, तो इसे साइंटिफिकली हम अपनाएं। अब जैसे कहे एक कि हम जब श्वास इनहेल करते हैं तो पेट अंदर हो जाती है, इसमें नॉर्मल सी है कि हमारा जो डायफ्राम है उस पे हमारा लंग्स रखा हुआ है, तो जब डायफ्राम नीचे जाएगा तभी तो लंग्स फैलेगा, और शोल्डर, ये जो हंसली है हमारी, वो ऊपर उठेगी। तो 3 प्रकार से श्वास, उदरीय, वक्षीय और स्कंदीय, ये तीनों प्रभाव में लेना है जब भी श्वास लेंगे तो। बट थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो सब नॉर्मल प्रक्रिया हो जाएगी। अब तब लगने लगेगा कि हाँ ये बढ़िया है। और आपकी श्वास 1 मिनट में जनरली आदमी क्या करते हैं, 16 से 18 श्वास लेते हैं, उसे हमें 10 से 12 श्वास लानी है। जिस समय हम 10 से 12 श्वास ले आएंगे, हमें बीमारियां हमारे शरीर से 80-70% निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और थोड़ी सी दिनचर्या को फॉलो करने हैं, थोड़ी सी भोजन को सुपाच्य, पौष्टिक और ताजा लेना है, और सीजनल लेना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि सीजनल फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सब सीजनल ही लेना है। और अपने भोजन को 3 भाग में बांट के हमेशा करना है, एक ठोस से भरना है, दूसरा लिक्विड से भरना है, और तीसरा को खाली ही रखना है। और कम से कम 4 घंटे का गैप देकर के भोजन करना है। हम हमेशा नहीं खाते रहे, जब मर्जी खा रहे हैं, जब मर्जी खा रहे हैं, तो हमारा स्टमक को रेस्ट नहीं मिलता है, हमारे शरीर की एनर्जी लॉस होती है। जब भी हम भोजन लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आती है, तो हमारे ब्लड में एसिड की मात्रा भी बढ़ सकती है, और कोलेस्ट्रोल बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रोल बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए हमें क्या करना होता है कि थोड़ा कच्चा आहार भी अपने आहार में रखनी है। हमारा अल्कलाइन और एसिड जो है 80-20 का रेशियो है बॉडी में, लेकिन जब हम ज्यादा तला हुआ, पका हुआ मटन, चिकन, फिश, अंडे ऐसे मसालेदार खाते हैं, तो हमारा एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और अल्कलाइन जो है घट जाती है। और एसिड जब बढ़ेगा तो ब्लड में यूरिक एसिड यदि बढ़ गई तो अर्थराइटिस हो जाएगी। किडनी पे अधिक लोड पड़ेगी तो हमारा ब्लड जो रिफाइन कर रहा है उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो जब वो कम हो जाएगी तो हमारे हृदय को प्रभावित करने लग जाएगा और बीपी बढ़ जाएगी फिर। तो ये सब जो है हमारे भोजन से रिलेटेड है। भोजन यदि खराब हो गई तो धीरे धीरे सारा चीज को खराब कर देगा वो, और हमें समझ नहीं आ पाती है कि पता नहीं कैसे बीमारियां हो गई, लेकिन रिलेटेड भोजन से ही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को खूब बढ़िया से समझिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझिए, और अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझिए। 3 सिस्टम समझ लेंगे, बाकी चीज को ना भी समझेंगे तो धीरे धीरे स्केलेटल सिस्टम को भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, नर्वस सिस्टम थोड़ा समझ सकते हैं। सूक्ष्मता से जाएंगे तो नर्वस सिस्टम समझना थोड़ी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी जो है नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। स्पाइन को कनेक्ट किया है और स्पाइन हमारे ब्रेन से कनेक्ट किया है। तो हम कैसे उसको बढ़िया रख सकते हैं? हमारा पूरा बॉडी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसमें तरंगें उत्पन्न होती है। ब्रेन में 4 तरह की तरंगें उत्पन्न होती है, हमारे बॉडी में तरंग उत्पन्न होती है। इन सब तरंगों को कैसे बेहतर बनाएं हम, तो वो सब चीजों को भी जान सकेंगे। जब कभी कुछ एक रखेंगे
कि आज मुझे एक ही सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को जानना है, तो उस टाइप से आगे बढ़ाएंगे। और जब कभी मतलब मौका देंगे तो देख लूंगा मैं टाइम हमारे पास कब है। ठीक है, और जल्दी ही रखेंगे आपका सेशन एक जरूर। हाँ चलिए फिर आज विदा लेते हैं, टाइम हो गई है, दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण और इतनी कीमती आज के समय में जो हमें चाहिए उसकी हाँ। जानकारी देने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। हाँ थैंक यू सो आपसे मच। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। ओके धन्यवाद। हाँ नमस्कार। अब मैं आदरणीय विष्णु जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमें आगे के अभ्यास करवाएं। हरिओम विष्णु जी। हरिओम हर्षी, आज की विशेष योग साधना बहुत अच्छी रही। सभी साधकों ने, शिक्षकों ने पूर्ण रूप से लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आगे की क्रियाएं आरंभ करते हैं। हर्षी, एक बार ये बता दीजिए कि आगे की क्रियाएं अगले 1 घंटे में क्या क्या करानी है। हरिओम। हाँ जी शालिनी जी। हर जी, हमारे प्राणायाम भी सही तरीके से हो नहीं पाए। एक्चुअली उन्होंने हमें बताया, ज्यादा हो नहीं पाए। तो मेरा अनुरोध है विष्णु जी से, गुप्ता जी से, कि हमें थोड़े से प्राणायाम ही और करा दें, और उसके बाद जिस तरह से सेशन करना है उतना आप बता दें। पहले कुछ आसन वगैरह कर लेते हैं 6:30 बजे तक, उसके बाद फिर प्राणायाम और ध्यान साधना ठीक रहेगा? जी ठीक। हाँ जी हर्ष जी बताएं। ठीक है। हाँ ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ आसन की तरफ। और खड़े होके कुछ व्यायाम आसन करते हैं। सभी साधक अपने अपने आसन पर काग आसन की मुद्रा में आ जाएं। पंजों के बल बैठ जाएं, हाथ आगे, प्रयास करें बिना किसी सहारे के खड़े होने का, और अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं।